पंजाब जीके ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ that is which of the following statement is true Punjab have common border with Pakistan running for 553 kilometers while India Pak border is 3323 kilometers second option की है Punjab have common border with Pakistan running for 353 kilometer while India Pak border is 2573 kilometers Punjab have common border with Pakistan running for 753 kilometer while India Pak border is 3773 kilometers Punjab have common border with Pakistan running for 353 kilometer while India Pak border is 3323 kilometers so that means कि सानू सारिया चीज़ां एग्जैक्ट पता होनी चाहिए ने ताही असी इस क्वेश्चन का ठीक जवाब दे सकते हैं और आप देखते हैं ऑप्शन किहड़ी है कि इन्हां दे चों किहड़ी ऑप्शन ठीक है तो इन्हां ऑप्शन का तुक्का नहीं लग सकता और इस करके सानू एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जिहड़ी सी पता होनी चाहिए है तो पहला क्वेश्चन तो थानू यही है कि पंजाब दे किन्ने बॉर्डर ने जिहड़े कि पाकिस्तान दे नाल लगदे ने चलो थानू पहला यह जो क्वेश्चन पता है तो फिर आप होर अगे चलते हैं कि ये क्वेश्चन दे तो असी आंसर दोगे कि पंजाब दे किन्ने जिले ने जिहड़े कि पाकिस्तान बॉर्डर दे नाल लगदे ने और आप ये भी देखिए कि नॉर्थ विचों पहला किहड़ा जिला है जिहड़ा कि पाकिस्तान बॉर्डर नाल टच करदा है तो दो क्वेश्चन तुहाडे कोल हो गए आप देखते हैं तुसीं इहदा की जवाब दिंदे हो पर इस क्वेश्चन का जिहड़ा जवाब हैगा ठीक जवाब किहड़ा है वो पहली ऑप्शन है कि पंजाब का जिहड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान दे नाल वो 553 किलोमीटर है और इंडिया पाक का जो बॉर्डर है दैट इज 3323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है तो यह साडा जवाब है और आप देखते हैं कि इस तरीके ना जो आप मैप देखते हैं मैप तुहानूं दिखाने हैं इत्थे तो आप देखते हैं कि इत्थे अपना पंजाब हो गया है ठीक है जी तो ये पंजाब का जो बॉर्डर है ये 553 किलोमीटर है और जो बॉर्डर है थोड़ा इत्थों शुरू होता है गुजरात तो लैके राजस्थान पंजाब और फिर कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर ये 3323 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है जिहड़ा कि पाकिस्तान दे नाल लगदा है यह बॉर्डर की लेंथ है LOC की नहीं है इस चीज़ का ख्याल रखा जाए यह LOC की लेंथ नहीं है यह बॉर्डर की लेंथ अगला क्वेश्चन द एस्टवाइल NH1 which connected Delhi with Amritsar has been renamed as पहला जी सड़क होंदी सीगी जिन्हों आप कहते सी शेरशाह सूरी मार्ग कहते सीगे या उन्होंने GT रोड कहते सीगे और कलकत्ते तो लैके अमृतसर वाघा बॉर्डर तक चलती सीगी उन्होंने NH1 कहा जाता सी या उन्होंने शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता सी या उन्होंने GT रोड कहा जाता सीगा पर 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ बदल गए और ਜਦੋਂ बदल गए तो हुण ਜਿਹੜਾ दिल्ली तो लैके अमृतसर वाली जी रोड हैगी है ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ है मेजर पार्ट का की नाम पैंदा आपां नूं ये देखना है इत्थे ऑप्शनां किहड़ियां साडे कोल NH7 NH15 44 54 ठीक है जी ये ऑप्शंस ने पर राइट ऑप्शन किहड़ी है दैट इज C ऑप्शन इज द राइट आंसर है जिहदे च आपां देखदे हां कि NH44 जिहड़ी हैगी है ये अज दी तरीक दे विच आपां कहीए तां सब तो लंबी नैशनल हाईवे है जिहड़ी कि कश्मीर श्रीनगर तो शुरू होती है और यह नीचे अपना जाती है कन्याकुमारी तक यह रोड जाती है तो इस करके जिहड़ा नाउ दिस इज द लॉन्गेस्ट नैशनल हाईवे ऑल्सो एंड दिस इज द नैशनल हाईवे जिहड़ी कि अमृतसर तक नहीं जाती पर आप कह सकते हैं कि पंजाब के राजपुर तो लैके यह जलंधर वाला जो बॉर्डर है और उत्थों जो बाइफरकेट हो जाती है रोड ये वाघा बॉर्डर में चली जाती है दैट इज नोन एज NH44 आप कह सकते हैं जलंधर तो है पठानकोट जाती है नॉट अपना वाघा बॉर्डर पठानकोट में जी रोड जाती है और अगे जाके वो कश्मीर में मिलती है दैट इज NH44 इतने नक्शा भी तुम देख सकते हो कि श्रीनगर तो शुरू होया NH44 इतों जलंधर तो लैके थोड़ा ये दिल्ली तक वाला जो पार्ट है जो पंजाब पैंदा है और वो दैट इज पार्ट ऑफ NH44 और ये इतों पठानकोट तक है और फिर थोड़ा देखते हैं कि ये श्रीनगर तक जा रहा है और नीचे है कन्याकुमारी तक जा रहा है दैट इज नोन एज NH44 है which of the writers and his work has been paired wrongly इन्हां दे विचों किहड़ा
पेयर है शिव कुमार बटालवी ते लूना कि जे शिव कुमार बटालवी ने लूना लिखी है तो यह ठीक है, ये ठीक है क्योंकि इन्हें पूछा कि रॉन्गली, ठीक है, क्योंकि यह ठीक है तो यह साडा जवाब नहीं हो सकता। वारिस शाह ते हीर रांझा ये भी ठीक है, ये साडा जवाब नहीं हो सकता। सुरजीत पात्र लफ्ज़ां दी दरगाह ये भी ठीक है, तो ये भी साडा जवाब नहीं हो सकता। तो साडा जवाब की है कादर यार सोनी महिवाल, ये साडा जवाब होया इत्थे ये। और आप देखते हैं कि ਜਿਹੜੇ सोनी महिवाल हैगी है ये किती लिखी हुई है, दैट इज रिटन बाय हाशिम शाह। ये किती लिखी हुई है, सोनी महिवाल जी सी दैट इज रिटन बाय हाशिम शाह की लिखी हुई है। अब मैं तुहानू दिखाना इत्थे ये, तो सोनी महिवाल लिखी हुई है हाशिम शाह, और उन्हें होर भी ससी पुन्नू भी लिखा है तो श्री फरहाद भी उसका लिखा है। वैसे सोनी महिवाल फजल शाह की भी लिखी हुई है, फजल शाह सैयद उदी भी लिखी हुई है। तो दैट मीनस कि आप कह सकते हैं कि सोनी महिवाल के जो दो लेखक ने दैट इज फजल शाह ते आप हाशिम शाह। ये थोड़ा ख्याल होना चाहिए कि पिछले क्वेश्चन आया सी एक पेपर दे विच कि हाशिम शाह का जन्म कदों होया, और ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1752 ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 1735 ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ 1752 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ PSSS बोर्ड ਦੇ ਕੋਲ कि ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ और ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ 2022 तो ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ। तो ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। तो 2022 का जो अवार्ड दिता गया है वो किहनूं दिता गया है, वो सुखजीत नूं दिता गया है, सुखजीत नूं दिता गया है। ਉਹਦੀ किताब सीगी मैं अवन गोश नहीं, ठीक है जी। ਉਹਦੀ किताब जिहड़ी हैगी है दैट इज मैं अयन गोश नहीं, ਇਹਦੀ किताब ने लिखी हुई है, ਉਹਦੀ कहानियां दी किताब है। सो ਇਹਦੇ वास्ते ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ सुखजीत नूं ਇਹ अवार्ड दिता गया, और ਉਹਦੀਆਂ कहानियां हिंदी उर्दू ते बंगाली विच भी अनुवाद होईयां ने। तो ये भारत साहित्य अकैडमी का अवार्ड है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए कि भारत साहित्य अकैडमी ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ देश की सब तो वड्डी अकैडमी है ਜਿਹੜੀ कि लैंग्वेजेस ਦੇ ਵਿੱਚ अवार्ड ਦਿੰਦੀ है और हर साल अवार्ड ਦਿੰਦੀ है। पर ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं कि हर एक लैंग्वेज ਨੂੰ हर साल अवार्ड मिले। जिस किसी लैंग्वेज ਦੇ कोई चंगा काम होया होएगा ਤਾਂ ही अवार्ड मिलता है। तो इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ देखते हैं कि पंजाबी ਚ इस बार सुखजीत कहानीकार ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ अवार्ड ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। भाई मर्दाना a disciple who accompanied Guru Nanak Dev played which of the following instrument। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, वजह, ठीक है जी। सो केड़ा इंस्ट्रूमेंट सीगा दैट वाज रबाब, केड़ा इंस्ट्रूमेंट सीगा दैट वाज रबाब सीगा ये। तो ये साखियां दे विच इस तरीके नाल आउंदा है कि जदों भी गुरु नानक देव जी नूं बाणी आउंदी सीगी तो कहंदे सीगे मर्दानिया रबाब वजा बाणी आई है, ठीक है। तो दैट आंसर इज रबाब। और रबाब बेसिकली है अफगानिस्तान का एक इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिहड़ा कि गुरु साहब अपना बाणियां दे विच जिहड़ा सीगा इहदा जिक्र भी आउंदा है। और गुरु साहब दे नाल जो मर्दाने ने इह इंस्ट्रूमेंट नूं यूज़ कीता सीगा, उहदी तस्वीर भी तुहानूं दिखा दिंदे आ इत्थे। तो दिस इज रबाब, ये रबाब है, ये सारंगी है। बोथ आर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये दोनों के तारां वाले इंस्ट्रूमेंट ने, पर यह हाथ नाल वजाया जाता है और जदों कि यह नाल यह ताड़ा हुंदा उहदे नाल वजाया जाता है। सितार भी तुसीं जानदे हो, ये भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये थोड़ा जिहा होर रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट है। हारमोनीयम तो तुसीं जानदे हो कि आम तौर पर आपां देखदे हां कि गुरुद्वारे मंदिरां दे विच हारमोनीयम अजकल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो दिस इज वंस अगेन
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਬਾਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਲਾਂਗਚੈਨ ਖੰਬਾਬ is another name for which of the following rivers? ਖੰਬਾਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਂਗਪੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਂਗਚੈਨ ਖੰਬਾਬ is another name for which of the following rivers? ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਰਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲੇਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮੇਜਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਰਿਆ ਆਪਣਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਦਰਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਲਾਂਗਚੈਨ ਖੰਬਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਇੰਡਸ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇਹਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਨਾਗ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚਨਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬਿਆਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਆਸਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ 3350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 1450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਲਾਂਗਚੈਨ ਜ਼ਾਂਗਬੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਾਂਗਬੋ ਜਾਂ ਖੰਬਾਬ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਂਗਚੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਲੀਫੈਂਟ ਲਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਂਗਚੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੁੰਡ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲਾਂਗਚੈਨ ਖੰਬਾਬ ਜਾਂ ਜ਼ਾਂਗਪੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਂਗਬੋ ਜਾਂ ਖੰਬਾਬ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਗੇ ਜ਼ਾਂਗਪੋ, ਸੈਂਗੇ ਮੀਨਸ ਸ਼ੇਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਂਗੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਗੇ ਜ਼ਾਂਗਪੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਏਮਸ ਐਟ ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਟਰੀਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੀੜ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 83% ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾਈਏ। अगला क्वेश्चन है बीसा, ए नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च इन फूड न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड हैज बीन सेट अप एट किहड़ी जगह दे उत्ते? इन मैमोरी ऑफ नोबल लॉरेट कौन, किहदे नाम दे उत्ते बनाई गई है और किहड़ी जगह ते सेटअप की गई है? इट्स ए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च इन फूड न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, ठीक है जी। तो ऑप्शन साड़ियां किहड़ियां ने? लुधियाना नॉर्मन बोरलॉग, बठिंडा फ्रीमैन बोरलॉग, पटियाला नॉर्मन बोरलॉग, ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਫਰੀਮੈਨ ਬੋਰਲੌਗ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਲੌਰੇਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਨੋਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਵੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਡਵਾਰਫ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨੋਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ, ਜਿਹਨੂੰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ और नोबल पीस प्राइज मिला सीगा। और इंस्टीट्यूट कितने सेटअप की गई है? लुधियाने सेटअप की गई है। तो बीसा दी भी फुल फॉर्म जी सी दैट इज बोरलॉग दे बेसिस बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अकेडमी इस तरह नाम है ਇਹਦਾ। तो ਇਹ
पहली ऑप्शन साडा जवाब हो गया है, दैट इज लुधियाना ते नॉर्मन बोरलॉग। Dara Shikoh, the eldest son of Dash, sought blessings of Dash Sikh Guru। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਵਾਸ ਸਨ ਆਫ, ਹਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। The fort of Lohgad was built by whom? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਲਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਐਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ was passed, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ was passed following which of the following agitation। ਕਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੀਜ਼ ਅਫੇਅਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤਾ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ 1925 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੱਥੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੈਤੋ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ 1923 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਤੱਕ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਇਹ 7 ਜੁਲਾਈ 1925 ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਾਈਟਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਬਿਰਖ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਵੇਂ ਪੱਤਰ, ਬੂਹੇ, ਜਿੰਦਰੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੰਦਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਣਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਕਦੇ ਛਾਂ, ਧੁੱਪੇ ਬਲਦਾ ਦੀਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਟ ਆਫ ਮਡ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੈਲੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲੀਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੌਕ ਪੂਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਚੌਕ ਪੂਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। Which one of the following is the state tree of Punjab and what is its scientific name? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਟੈਨੀਕਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਡਲਬਰਜੀਆ ਸੀਸੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਕਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨਿੰਮ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡੀਕਾ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਜਿਗੈਂਟੀਆ। ਸੋ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਹਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਰੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾय ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ ਬਾय whom? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਐਂਡ ਖਤਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। The type of soil found along the river channels like Satluj in Punjab and it's a type of dash soil। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਲੋਮੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਮ ਸੋਇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਲੇ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੇਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੌਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬੇਟ ਸੋਇਲ ਹੈ ਤੇ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਲੋਮੀ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾਲ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਬੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਬੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਲੱਡ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੇਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਖਾਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ
वांगड़ कहा जाता है। पंजाबी लिख दिए जी, पंजाब वाला काम कर रहे हैं आप। ਇਹਨੂੰ ਵਾਂਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। तो ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। तो ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। 50th मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं, जीके के पोर्शन में क्या रहा है। उसके बाद प्लीज एज यूजुअल अपने स्कोर को टैली किया कीजिए कि कितना है, एंड प्लीज लुक एट द इंप्रूवमेंट ग्राफ दैट यू आर हैविंग, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आते, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस, ठीक है। चलो वी गोना स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, डैश कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड बैंक क्रेडिट इन इंडिया। भारत के अंदर मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? वेरी इजी क्वेश्चन, आरबीआई इज द राइट आंसर, आरबीआई कंट्रोल करती है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ रेड प्लैनेट। इनमें से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? मार्स, ठीक है। नेक्स्ट, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ मराइना ट्रेंच इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। तो मराइना ट्रेंच आपका कहां पाया जाता है? पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक है। इसे चैलेंजर डीप का नाम भी दिया जाता है, 11,033 मीटर की गहराई में है ये, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू सम जैन ट्रेडिशन हु वाज द सन इन लॉ एंड फर्स्ट डिसाइपल ऑफ तीर्थंकर महावीर। कहता है अगर जो जैन धर्म ग्रंथ है उनके अनुसार चला जाए तो महावीर जैन के पहले डिसाइपल और उनके सन इन लॉ कौन थे आपके पास? राइट आंसर इज जमाली। जमाली उनके बेटी जो है प्रियदर्शिका, उनके हस्बैंड है और उनके दामाद है। During whose rule did Megasthenes came to India? मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के समय में भारत आते हैं? तो राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। उनके समय में ये आए थे, ग्रीक एम्बेसडर थे। इट वाज सेंट बाय द सेल्यूकस निकेटर, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ग्रेट मैथमेटिशियन। तो 24 दिसंबर को होता है। श्रीनिवास रामानुजम वाज द टॉप मैथमेटिशियन, वर्ल्ड रेनाउंड फेमस मैथमेटिशियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, the doctrine of three jewels, right faith, right action, right knowledge is the crowning glory of। right knowledge, right faith, right action आपके पास इनमें से त्रिरत्न इनमें से किस धर्म के हैं? तो आंसर बहुत आसान है इसका भी, जैनिज्म के ये त्रिरत्न कहे जाते हैं। बुद्धिज्म में ये 8 फोल्ड पाथ है, यहाँ पे त्रिरत्न के तौर पर है। इन द इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम। अगर आप भारतीय संविधान को देखते हो तो इनमें से सबसे ज्यादा सुप्रीम क्या है? ठीक है, तो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। संविधान अपने आप में सर्वोपरि है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। भारत को अगर आप एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट मानते हो तो किससे पता लगता है हमें? ये किससे पता लगता है? प्रियम्बल से हमें पता लगता है। सिर्फ प्रियम्बल ही हमें सेकुलरिज्म का आइडिया देती है। नेक्स्ट आपके पास, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम बिकेम द फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो दिस वाज द 36th अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। कहते हैं इनमें से डीपीएसपी के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, तो ट्रू क्या है? दे आर नॉट जस्टिसेबल येट कोर्ट कैन नॉट अवॉइड इट। ये ध्यान रखना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको हमेशा उल्लंघन ही करते रहो, आपकी पॉलिसीज हमेशा इसके अराउंड ही बनेंगी, ठीक है। दिस इज अ बाउंडेशन यू हैव। नेक्स्ट, द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट इंक्रीज फ्रॉम। मतलब आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, आपका जो मंत्रालय है, मंत्रिमंडल है, वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी टोटल स्ट्रेंथ हमेशा 15% ऑफ लोकसभा, नॉट द पार्लियामेंट, 15% ऑफ द लोकसभा से ज्यादा ये नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इज द इंडियन कॉलेजियन सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जुडिशरी का मेथड है। कॉलेजियन सिस्टम से आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हो, ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस यहीं से अपॉइंट होते हैं। द गवर्नमेंट रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑन December 1 इन द ऑनर ऑफ विच इंडस्ट्रियल ग्रुप। तो 1 दिसंबर को किनको सम्मानित करते एक पोस्टेज स्टैम्प निकाली गई थी, तो इट वाज महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। नेक्स्ट, द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB अप्रूव्ड 500 मिलियन लोन टू द इंडिया टू हेल्प इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ। तो ये स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी के लिए एडीबी ने $500 मिलियन का लोन इशू किया था। फोकस ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड सॉइल डे ऑन November 5 इज ऑन हॉल्टिंग डैश ऑफ द सॉइल। इस बार का थीम आपके पास क्या है? तो सलाइनेशन, ठीक है। जो आपका खारा मिट्टी के अंदर जो
आपके सॉल्ट्स ऐड हो रहे हैं उसको रोकना है, ठीक है, सलाइनाइजेशन ऑफ द सॉइल। Probe 3 mission which was launched by the abroad ISRO's PSLV is associated with which space agency? तो Probe 3 किससे रिलेटेड है? इसमें PSLV इसरो का भी रोल था, तो ES से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये प्रोजेक्ट था। The 11th edition of military exercise Ecuverin was held between India and which other country? तो it was held between India and Maldives, ठीक है। Next, the National League for Democracy is a famous political party based in which country? National League for Democracy आपके पास कहाँ है? म्यांमार में है, ठीक है। अभी तो बेचारी का ऐसी तैसी फेरी पड़ी है। Which company signed deal with the Indian Army for procuring Akash weapon system? Akash weapon system के इनमें से किन के साथ हमारी डील हुई है? तो it was dealt with the भारत डायनामिक्स, ठीक है। भारत डायनामिक्स इसको डेवलप करने में हेल्प करेगा। The government completed the strategic disinvestment process in the Nilachal Ispat Nigam Limited on July 4 by transferring its ownership to Tata Steels Long Product Limited as an enterprise value of 121 करोड़ का ये रुपीस का प्रोजेक्ट है। तो दिस स्टील प्लांट इज इन विच स्टेट? तो ये आपके पास कहाँ है? ओडिशा के अंदर है, ठीक है। इस निश्चल इस्पात निगम लिमिटेड आपके पास ओडिशा में है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी इज ज्वाइंट वेंचर ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड विच बैंक? तो इट वाज डेल्ट विद द कैनरा बैंक। इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के हिसाब से, ठीक है। हाई एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी HEFA और इसका ज्वाइंट वेंचर एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ कैनरा बैंक ने लिया। Which among the following event was the major setback to the खिलाफत मूवमेंट? इनमें से कौन सा खिलाफत मूवमेंट के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था? इट वॉज द रेवोल्यूशन इन द टर्की, ठीक है। जो रेवोल्यूशन में क्रांति हुई टर्की के अंदर, द पीपल डिमांडेड फॉर द डेमोक्रेसी रेदर देन द किंग रूल, तो उसकी वजह से खिलाफत को प्रॉब्लम होती है। Who among the following was not the founding fathers of the All India Muslim League? के इनमें से कौन से फाउंडर नहीं है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके फाउंडर नहीं थे। इनफैक्ट ही वाज द वन अर्लीस्ट एंटी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कमेटी पर्सन थे ये। चलिए, तो दिस इज ऑल वी हैव। तो you can join us on Telegram, Instagram and YouTube channels and stay connected for the rest of the questions. Till then everybody take care of yourself. Bye bye. God bless you. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आता है जिसके वीडियो सॉल्यूशन हम आपके साथ प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के सबसे पहले वीडियो सॉल्यूशन, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपके पास थे और इनके क्या क्या अप्रोप्रिएट जो है आंसर बनेंगे, वो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये रहा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? यूनिवेक, एडवेक, एनिएक या फिर नन ऑफ द अबव। देखो आंसर जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनके फुल फॉर्म। अगर मैं बात करता हूँ आपके पास यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा एनिएक। इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा एनिएक। एनिएक इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे फुल फॉर्म आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिले, ठीक है, आपके पास। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं एनिएक का, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी का एडवेक का था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपको फुल फॉर्म यहाँ पे पता होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो है फुल फॉर्म इसका है। तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। होपफुली वर्ड से आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन ये है, थिसॉरस टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर। थिसॉरस जो है ये पूछा गया। थिसॉरस ये जो है वो आपके पास किसके लिए यूज किया जाता है? स्पेलिंग सजेशन के लिए, ग्रामर के लिए, सिनोनिमस एंड एंटोनियम ऑफ द वर्ड के लिए, प्रिंटिंग या फिर मेलिंग एड्रेस के लिए। तो थिसॉरस का मीनिंग अपने आप में क्या होता है? सिनोनिमस एंड एंटोनियम ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो होपफुली बात आपको क्लियर है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, अगला क्या है? स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड
preparation of tables and graph can be done by using, आपके पास स्टैटिस्टिकल की बात हुई है और इसके साथ में कैलकुलेशंस की बात हुई है। तो जब भी कैलकुलेशन की बात होती है तो वो किसके थ्रू होगा, एडोब के, एक्सेल के, नोटपैड या पावर पॉइंट। पावर पॉइंट तो पीपीटी के लिए होता है, नोटपैड आप वैल्यू को बनाने के लिए रखते हैं, एडोब में तो चीजें ओपन करते हैं, एक ही वैल्यू बचा है, दैट इज एमएस एक्सेल। क्यों सॉरी, एमएस एक्सेल में आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट और ग्राफ के फॉर्मेट में। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, बी ऑप्शन, एमएस एक्सेल। ठीक है जी, चलिए। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड, इनमें से कौन सी एक्सटेंशन फाइल है, winword.exe, word.exe, ms word.exe या फिर आपके पास word 2003 exe। इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, winword.exe। अभी .exe क्या होता है, .exe का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, विन वर्ड की बात हो रही है तो वर्ड की एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, तो आंसर इज ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। अब ये नहीं पूछा कि कौन सा वेब ब्राउजर है, तो इसमें पूछा कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ नेटस्केप नेविगेटर ओल्ड वेब ब्राउजर है जो कि अब यूज नहीं होता, पर आपको पता होना चाहिए। मोजिल्ला फायरफॉक्स ब्राउजर है, ओपेरा मिनी आपके पास यहाँ ब्राउजर है। आंसर बनेगा डी ऑप्शन, याहू मैसेंजर। ये तो एक चार्ट मैसेंजर है, ये तो एक चार्ट मैसेंजर है। सो आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है ना, होपफुली ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द लेटर एंड द नंबर ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम एंड रो। ये पूछा गया है आपके पास ये मिल के क्या बनाते हैं, तो मिल के आपके पास क्या बनाते हैं, सेल एड्रेस बनाते हैं। आपके पास यहाँ पे देखा होगा ABCD लिखा हुआ था, ABCD 1 2 3। तो ये मिलने के बाद आपके पास क्या बनते हैं, सेल एड्रेस आपके पास बनते हैं। तो आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए डन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास टू चेंज रिटन वर्क ऑलरेडी डन, अगर हमें कोई काम कर लिया है किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर या किसी भी फाइल के ऊपर, तो उसे अगर चेंज करना हो तो उसको क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, एडिट बोलते हैं, कट बोलते हैं, क्लोज। देखो क्लोज तो कभी आंसर नहीं बनेगा, कट का भी आंसर नहीं बनेगा, फाइल का भी आंसर नहीं बनेगा। एडिट का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, चेंज करना। तो आंसर इज बी ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ऐसा बताया गया है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What menu is selected to change font and style। यहाँ पे font और style की बात करी गई है, तो किस में मिलता है, टूल में, फाइल में, फॉर्मेट में या फिर एडिट में। सबसे पहले तो आपको होम में जाना पड़ता है। ठीक है ना, होम टैब में जाना पड़ता है। ये क्या है आपके पास, टैब है। अब टैब के आगे आपके पास यहाँ पे क्या मिलते हैं, ग्रुप मिलता है। तो ग्रुप जो होता है वो होता है फॉर्मेट ग्रुप। ये क्या होता है, ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर अगर होम टैब के अंदर फॉर्मेट ग्रुप के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे आपके पास चेंज केस का ये ऑप्शन मिलता है। तो आंसर इज सी ऑप्शन इसका बने। ठीक है ना, चलिए जी, होपफुली यहां तक आपको क्लियर है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग फाइल। तो वर्ड का मीनिंग ही आपको पता है कि आपके पास जो बात हो रही है एमएस ऑफिस के अंदर, आपके पास वर्ड की बात यहाँ पे हो रही है। तो आपके पास क्या है, डेटाबेस ना, स्टोरेज फाइल ना, वर्कशीट का मतलब होता है एक्सेल ना। तो यहाँ पे जो बात हो रही है आपके पास एमएस वर्ड की बात हो रही है। तो डॉक्यूमेंट, द कलेक्शन ऑफ पेजेस को क्या बोला जाता है, आपके पास डॉक्यूमेंट बोला जाता है। सो आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो होपफुली यहाँ पे सारी की सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आता है। तो आज फिर से मैं आशीष आपके सामने हाजिर नाजिर हुआ हूं और हम यहाँ पे रीजनिंग के इस मॉक को चेक करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टीचर इज रिटन एज दिस। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से लिया गया है। तो टीचर का कोड लिखते हैं आपके पास TEACHER is written as VGCE
जे टी टी। बेटा देखिए, अब आपके पास अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपके पास क्या है, इनकी वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 22, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 1 3 3 5 8 10 5 7 18 20। अब मेरे को अगर एक बात समझ में आ गई कि हर एक में क्या हुआ है, +2 ऐड हुआ है, तो मेरे को निकालनी वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट मैं पूरा क्यों लिखूं, मैंने यहीं से सॉल्व कर लेना है। तो सी में कितने ऐड करूं, 2 ऐड करूं, तो सी की वैल्यू होते हैं 3, 3 में क्या आएगा 5, 5 पे आएगा ई। मतलब अगर मैं बात करूं तो कोई अभी कटा नहीं, ठीक है। आगे अगर मैं देखता हूँ 8 8, यहाँ पे वैल्यू होती है 8, 8 पे अगर 2 10 करें क्या आएगा 10, 10 पे आएगा जे। आगे बात करें आई, आई के बाद आएगा के, ठीक है जी, यहाँ तक भी कोई नहीं कटा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एल, एल होता है 12, 12 पे 2 ऐड करें एन का आएगा 14, ठीक है। आगे है डी, डी की अगर बात करता हूँ तो डी का कोड होता है 4, 4 पे 2 ऐड करें तो आएगा 6, मतलब आएगा एफ। मतलब ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया अभी के लिए मेरे पास। आर है 18, 18 के बाद अगर मैं इसमें 2 ऐड करता हूँ तो आएगा 20, 20 पे आएगा टी। अगर बात करता हूँ तो एफ के बाद आपके पास यहाँ पे क्या आना है, अगर मैं बात करता हूँ एफ के बाद अगर देखें ई जे के एन एफ, ई जे के एन एफ। अब सीधी सी बात है, देखो ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 18 में 2 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा टी आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कोई भी आंसर नहीं बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ बेटा तो कोई भी आंसर नहीं बन रहा है। क्यों, 18 पे अगर 2 ऐड कर देते हैं तो 20 आएगा, और 20 पे अगर हम देखते हैं तो आपके पास क्या आएगा, सीधा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी है। तो यहाँ पे मैं फिर से क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ई है, जे है, के है, एन है, एफ है, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पे आपके पास चिल्ड्रन CHILD REN, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी गलत है, तो आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दिस। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा फिर, नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। सो डी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा नन ऑफ दिस। होपफुली बात आपको क्लियर है, क्यों, क्योंकि क्रॉस चेक करने में कोई बुराई नहीं है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है। अब अगला क्वेश्चन जो है अल्फाबेट सीरीज से लिया गया है। अगले क्वेश्चन में क्या है, इफ द अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब उल्टा लिखेंगे, रिवर्स में पूरा का पूरा उल्टा, जेड से, एंड एवरी ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विद वाई इज ड्रॉप्ड, वाई से, मतलब पहले उसने कहा था जेड लिख लो और y को ड्रॉप कर दो, तो y लिखना ही क्यों है, फिर मैं एक एक छोड़ के लिख लेता हूँ। 26 आ गया, 26 के बाद क्या आएगा 24, 24 पे क्या आएगा x, फिर आएगा 22, 22 पे आएगा वी विक्ट्री, 22 के बाद आएगा t, 18, 18 के बाद 16, 16 के बाद 14, 14 के बाद आपके पास 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद आपका 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद आपका 2, ये बच गया आपके पास। अब उसने पूछा क्या था, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल। अब मिडल निकालने, 13 बच गए थे, तो 13 में से 6 इस तरफ छोड़ दो, 6 इस तरफ छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 आगे इस तरफ छोड़ दो, 1 2 3 4 5 और 6, तो एग्जैक्टली मिडल क्या आ गया आपके पास n, एग्जैक्टली मिडल क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है ना। अगर एग्जैक्टली मिडल निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आएगा n, ठीक है। तो आंसर इज बी ऑप्शन n। होपफुली बात क्लियर है कि इस तरीके से आप इसे निकालेंगे। डन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो स्मॉल अल्फाबेट सीरीज से लिया गया है। इसमें आपको पहले काउंटिंग करनी होती है, कैसे, चलो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर 15 है बेटा तो 15 में अगर मैं बात करता हूँ, 15 में पेयर बनेंगे, 3 इंटू 5 का और दूसरा बनेगा 5 इंटू 3 का पेयर। तो सबसे पहले हम 3 इंटू 5 का पेयर बना के देखते हैं बेटा क्या पेयर बनता है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और लास्ट में 1 2 3। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू को चेक करने की बात करते हैं तो अभी फर्स्ट सेकंड में पता नहीं, सेकंड में पता नहीं, सेकंड में ए, 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 फर्स्ट एम, फर्स्ट एम, फर्स्ट एम, फर्स्ट एम, फर्स्ट एम, थर्ड एन, थर्ड एन, थर्ड एन, थर्ड एन, थर्ड एन,
मतलब इस सीरीज की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर पहुंचने के बाद सीरीज अपने आप को रिपीट करेगी। जैसे कि मैन 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 मैन, अब आंसर क्या बेटा बना बेटा ए, देखो एम एम और आगे एन एन। अगर मैं बात करता हूं दिस इज योर आंसर ए एम एम एन एन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जा रहा है। तो होपफुली बात आपको ये भी क्लियर है कि सी आपका इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो सीरीज का है। तो अगर बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो सबसे पहले फाइंड द मिसिंग सीरीज। अगर यहाँ से आप यहाँ पे जाते हैं तो डिफरेंस कितने का है आपके पास -66 है। यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं तो डिफरेंस कितने का है -55 का। यहाँ से यहाँ जाते हैं तो कितने का है -44 का। देन आगे यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं तो -33 का। देन अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो -22 का। और लास्ट में अगर आप जाते हैं तो -11 का। अगर 11 का डिफरेंस है तो सीधा 94 आपके पास आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बनेगा 94 आंसर बन जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ, जो कि डी ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है। डन है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर सीरीज से है। तो 16 32 48 अगर बात करता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है 16 इंटू 2 कर देंगे कितना आएगा 32, 16 इंटू 3 कर देंगे कितना आएगा 48। ठीक है, तो 15 इंटू अगर 2 कर दोगे बेटा कितना आया है 30, तो 15 इंटू अगर आप 3 करते हो तो आएगा 45। अब यहाँ पे ये लिखा कि इस क्वेश्चन मार्क में कौन सी वैल्यू फिल करें ताकि यहाँ पे 28 और यहाँ पे 42 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 14 फिल करता हूँ है ना, तो मेरे पास क्या आएगा 14 इंटू में 2 इज इक्वल टू 28 और आपके पास 14 इंटू में 3 अगर करते हैं 14 तो ये 42 है। तो आंसर इज डी ऑप्शन। होपफुली बात आपको क्लियर है कि यहाँ पे किस तरीके से फुलफिल होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है कैलेंडर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में देखते हैं 15 अगस्त 2009 को अगर आपके पास सैटरडे है, मैं लिख लेता हूँ 15 अगस्त 2009 पे आपके पास सैटरडे है। तो आपके पास और विच डे ऑफ द इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त की बात करिए इंडिपेंडेंस की, आपके पास 2109। ठीक है, 15 अगस्त मतलब 100 साल बाद में पूछा है आप लोगों से कि आपके पास यहाँ पे क्या दिन है। अब बेटा आपको याद है कि 100 ईयर्स की अगर बात करें, आपको याद होना चाहिए कि अगर 100 ईयर की बात करें तो लीप ईयर ओड डे कितने आते हैं 5। तो अगर ओड डे 5 आता है तो डायरेक्ट यहाँ से काउंट किया जा सकता है। सैटरडे था, सैटरडे संडे, ठीक है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है, और वेंसडे और आगे था थर्सडे। तो आपके पास 1 2 3 4 5 थर्सडे आंसर बनेगा बेटा, क्योंकि इससे 5 दिन आगे जाना था। क्योंकि अब इससे 5 दिन आगे जाना था तो सैटरडे से था, तो सैटरडे से 1 2 3 4 और ये 5वां दिन जो आता वो आता थर्सडे आ जाता। सो डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन जाता। सीधा ही 100 डे 100 ईयर के ओड डे हमने निकाल के रखे थे, 5 आते हैं, बात खत्म, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है आपके पास इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास एनोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है, इंटेलिजेंसिया एलिस्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि सेम में आपके पास क्या बनेगा। IQ इंटेलिजेंट, आउट सेल शी शेल, रेबल पेबिलियन और आपके पास जेंट्री एंड पब्लिक। आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा सी, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिनोनिमस है आपके पास। यहाँ पे आंसर बनेगा सी ऑप्शन, क्योंकि इंटेलिजेंसिया एलिस्ट क्या होता है सिनोनिमस है। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ब्लड रिलेशन से लिया गया है। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ मैन सेड। तो सबसे पहले स्पीकर मिल गया है। स्पीकर कौन है मैन, मैन बोल रहा है। मैन ने क्या कहा ये देखते हैं। मैन सेज शी इज द ओनली डॉटर। एक वुमेन को बोल रहा है, ठीक है, एक वुमेन को बोल रहा है कि शी इज द, ये वुमेन जो है शी इज द ओनली, ओनली मतलब अकेली डॉटर है ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ, मतलब मेरी वाइफ की मदर इन लॉ, मतलब मेरी मम्मी की बेटी। अब मेरी मम्मी की बेटी मेरी क्या लगेगी सिस्टर लगेगी। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू अ मैन। अब वुमेन जो है वो मैन की क्या लगती है, वो सिस्टर लगती है, बात खत्म। ऐसे ही घुमा रहा था हमें, सिंपल ऐसे ही घुमा रहा था, ये था इसका आंसर। होपफुली बात आपको क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, नेक्स्ट में क्या है, मोहन इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 13 from the left hand of the children. Praveen is 12th from the right hand. Praveen is 12th from the right hand and 18 from the left hand. और 18 ही है आपके पास लेफ्ट हैंड से, ये राइट है और ये आपके पास लेफ्ट है। ठीक है, अब पूछा क्या है आपके पास लेफ्ट हैंड, हाउ मेनी चिल्ड्रन टुवर्ड द राइट ऑफ मोहन इन द रो। मोहन के राइट में कितने बच्चे हैं, ये क्वेश्चन था। तो फॉर्मूला है टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस ऑफ 1। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 12 आपके पास 18 प्लस ऑफ 12 और माइनस 1 कितना बन गया यहाँ पे 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29। तो टोटल जो थे यहाँ तक 29 बच्चे बन चुके थे और यहाँ पे 13 थे, तो 29 माइनस 13 अगर कर दोगे तो बेटा 16 आ जाएगा, जो कि आपके पास यहाँ पे था नहीं। सो आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। होपफुली बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं आगे। अगला क्वेश्चन में क्या था, इन अ रो ऑफ गर्ल्स संजना इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट, संजना इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट, अंशुल इज 17 फ्रॉम द राइट। ठीक है, 17 फ्रॉम द राइट। देन आगे है इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन संजना बिकम 14 फ्रॉम द लेफ्ट। अब इंटरचेंज की बात थी तो संजना जो है यहाँ पे आ जाती है और 14 ये ऑलरेडी गिवन करा हुआ था। देन आगे आपके पास था हाउ मेनी गर्ल आर देयर इन अ रो। तो सिंपल फॉर्मूला था टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस ऑफ 1। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये 14 है और यहाँ से 17 आ जाएगी माइनस ऑफ 1, 16 प्लस अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ देखो 14 और 6 20, 20 और 10 30 आएगा। ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल आपसे पूछा था आपके पास 8th है, 17th थी और आपके 14th थी। हाँ, तो 14 प्लस 16 आपके पास कितना बन गया, 30 बन गया। तो टोटल है नहीं, तो आंसर इज नन ऑफ दिस, आंसर इज नन ऑफ दिस। डन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन में देखिए विच नंबर इन ऑल द जियोमेट्रिकल फिगर, एक नंबर बताइए जो कि सारे के सारे जियोमेट्रिकल फिगर में है। तो अगर बात करता हूं तो 4 ही एक ऐसा नंबर है जो कि सारे की सारी जियोमेट्रिकल फिगर में है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसका कि तो कुछ भी नहीं करना था, सीधा ही आंसर टिक करना था। ठीक है ना, जो कि आपके पास ट्रायंगल में भी है, सर्कल में भी है और रेक्टेंगल में भी है। ठीक है ना, तो आंसर इज 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले में क्या है आपके पास, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें बोर्ड मास आप लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 4 लिखेंगे, प्लस का मीनिंग आपके पास है -3 और माइनस का मीनिंग है मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई का मीनिंग है डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, और डिवाइड का मीनिंग है प्लस आपके पास 4। ठीक है, और उसके बाद है आगे आपके पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या है 5 प्लस का मीनिंग -2 और माइनस का मीनिंग आपके पास मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई का मीनिंग डिवाइड है 1 और डिवाइड का मीनिंग है प्लस ऑफ 4। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे बोर्ड मास, अब आप लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो बोर्ड मास की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले डिवाइड होगा, 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँ 4 - 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ 4। ठीक है, पहले इसको करेंगे, कितना आएगा 5 आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 3 15। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4 - 15 प्लस ऑफ 4, इतना सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद इंटू का निशान था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 पहले इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपके पास 3 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 कितना आएगा 6। तो 5 - 6 प्लस ऑफ 4, ये इक्वेशन बनेगा। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं 4 + 4 8 और 8 - 15 कितना आएगा -7। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बीच का निशान था ये भी चेंज होना था, इसमें आपके पास मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाना था। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे भी डिवाइड आएगा। तो आपके पास 6 प्लस आपके पास यहाँ पे जो है 5 + 4 9 और 9 - 6 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3, तो जो वैल्यू बनी वो -7/3 आपके पास आंसर बना। आंसर बनेगा ए ऑप्शन, आंसर बनेगा ए ऑप्शन, जो कि हमने पूरा का पूरा सॉल्व करके देख लिया। ठीक है जी।
चलिए, तो होपफुली यहाँ तक सारी की सारी बातें क्लियर हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस बार का मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट नंबर 50th। तो लेते हैं जी पहला क्वेश्चन आपके बुक से। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 16 एंड 36 लीव्स द रिमाइंडर 6, 10, 14 एंड 34। देखो जी, इस केस में करना क्या होता है बेसिकली, अगर आप इस केस में चेक करो तो आपके पास मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो मिनिमम बेसिकली 4 डिजिट्स का होगा, जिस नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 6 आएगा, अगर उस नंबर को 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 आएगा। यानी इस केस में अगर आप चेक करो तो यहाँ पे जो भी आपके पास टर्म्स हैं उन टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम होगा। कि यहाँ अगर मैं डिफरेंस चेक करूं तो 2 का है, यहाँ अगर मैं डिफरेंस चेक करूं तो 2 का है, यहाँ अगर आप डिफरेंस चेक करो 2 का है, और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपका 2 का है। तो ऐसा एक नंबर जो इन वैल्यू से पूरी तरह से डिवाइड हो सके वो रहेगा जी इन नंबर्स का एलसीएम। और अगर मुझे इस केस में हर एक केस में रिमाइंडर जो है वो डिफरेंट चाहिए, बट हर केस में जो आपका डिफरेंस है वो सेम है, तो हम बेसिकली इस केस में क्या करते हैं, जो भी आपका एलसीएम होता है उसमें से ये डिफरेंस जो है वो माइनस करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का बेसिकली कंसेप्ट रहेगा जी। एलसीएम पूरी तरह डिवाइड होगा, 2 माइनस करोगे तो रिजल्ट 2 कम करके आएगा, यानी 8 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 10 से डिवाइड करोगे या 12 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। तो सबसे पहले तो नंबर निकालते हैं जी, ऐसा एक नंबर जो कि 4 डिजिट्स का होगा और इन डिजिट से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो सबसे पहले अगर हम एलसीएम लेते हैं जी 8 का, 12 का, 16 का और 36 का, तो इन सभी का जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है जी 72। ऐसा एक नंबर है जी सभी से पूरी तरह डिवाइड होगा। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो मिनिमम 4 डिजिट्स का हो, तो मैं ज्यूम कर लेता हूं जी नंबर जो है 1, 0 और एक 0, यानी 4 डिजिट नंबर है जी, 1000 मान लेते हैं। अगर मुझे ये चेक करना है कि 72 से, यानी अगर मेरे पास इंडिविजुअल नंबर्स गिवन है तो मैं बेसिकली इंडिविजुअल की वैल्यू ना निकाल करके 72 का सीधे सीधे मल्टीपल उठा रहा हूं कि अगर वो नंबर 72 से डिवाइड होगा तो उसके इंडिविजुअल फैक्टर से डिवाइड होगा ही होगा। तो चलिए जी सॉल्व करते हैं जी। 72 इज ऑन 1, यानी अगर मैं माइनस करूं तो ये बनता है जी 28, यानी 280। 73 इज ऑन 3, चलिए जी 216। लो जी अगर मैं माइनस करूं तो 74, 64। चलिए जी रिमाइंडर जो है वो छोटा हो चुका है। अब या तो मैं 64 को 1000 से माइनस करूं, जो नंबर बनेगा पूरी तरह डिवाइड होगा 72 से, बट उस नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करें तो 3 होंगे। तो यहां अगर मैं बात करूं जी 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो आप ये चेक करो लास्ट में कि 64 के अंदर मैं क्या चीज प्लस करूं कि वो 72 बने। 64 के अंदर अगर 6 और 2 यानी 8 ऐड करें तो मेरा जो नंबर है वो पूरी तरह डिवाइड होगा जी 72 से। तो मैं कह सकता हूं जी नंबर रहेगा 1000 से 8 ज्यादा, यानी कि 1008। यानी 1008 ऐसा एक नंबर है जो 72 से पूरी तरह डिवाइड होगा। 72 से पूरी तरह डिवाइड होगा तो उनके फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा। अब उसने एग्जैक्टली डिवाइड नहीं पूछा, उसने कहा है जी हर केस में रिमाइंडर बचना चाहिए। तो जो आपके पास ये वैल्यू बनी है इसको मुझे लास्ट में 2 कम करके रिजल्ट निकालना है। तो मेरा इस केस में जो फाइनल आंसर रहेगा जी वो रहेगा जी 1006, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है जी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा जी। इसी के साथ चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ट्रेन है 120 मीटर लंबी, रन कर रही है जी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम टेकन टू ट्रेवल अनदर ट्रेन टू क्रॉस अ टनल 130 मीटर्स लॉन्ग। एक ट्रेन ने एक टनल क्रॉस करनी है जी, तो मैं कह सकता हूं जी अगर दोनों की लेंथ है तो टोटल लेंथ हो जाए जी दोनों की लेंथ का एडिशन, यानी 250 मीटर्स है जी। और अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड 54 किलोमीटर्स पर आ रही है जी, यूनिट स्टैंडर्ड फॉर्म में रखनी है, यानी ये किया जाएगा जी 5/18। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो जी तो ये बनता है जी 18, यानी मेरे पास आंसर है जी 50 इज डिवाइड बाय 3, 16 2/3 इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देयर विल बी अ 10% लॉस। अगर एक आर्टिकल को सेल किया जाता है 540, यानी 540 सेलिंग प्राइस है जो कि 10% लॉस होने के बाद बना है। तो मैं ये कह सकता हूं जी अगर कोई आर्टिकल जो है वो 540 रुपए में बिका है तो ये उस आर्टिकल का 10% कम करके वैल्यू बना है, यानी उस आर्टिकल का 90%। अब क्वेश्चन ये कह रहा है जी उसी आर्टिकल को अगर 20% बढ़ा के बेचना है,
तो 20% बढ़ाने का मतलब है जी 100 में 20 ऐड करो, यानी ये बनेगा जी 120। यानी अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सिंपली इसको 4/3 और 3 on 1 रिमाइंडर इज थ्रू 8 is 24, यानी 18 into 4 that will be 72, और पॉइंट हटाएंगे जी, यहाँ पे आपका पॉइंट था तो that will be 7.2। यानी अगर आप उस आर्टिकल को 7.20 रुपए में बेचते हो तो प्रॉफिट होता है जी 20% का। आय परचेज कर रहा है जी 11 बुक्स 10 रुपए की, और 10 बुक्स सेल की हैं 11 रुपए की। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जी, 11 बुक्स जो हैं वो परचेज की हैं 10 रुपए में, और 10 बुक्स जो हैं वो सेल की हैं जी 11 रुपए में। तो यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका होता है जी, हम बेसिकली क्लास में भी डिस्कस करते हैं, यानी इस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी। दैट विल बी 121 माइनस रहेगा जी 100, और बेस हमेशा इनके प्रोडक्ट का रहता है जी, यानी कि 100। तो परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, यानी अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 21% आंसर आता है। 3 पाइप्स हैं जी, ए बी सी कैन सेपरेटली फिल द एम्प्टी 30 minutes and 20 minutes and 10 minutes. When the tank is empty, all the pipes are open. A, B, C discharge a chemical solution PQR. Okay. What is the proportion of R in the liquid after 3 minutes? यानी सबसे पहले मुझे R की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। वो एफिशिएंसी जो है वो टोटल के रिस्पेक्ट में कितनी है, वहां से हम फ्रैक्शनल वर्क निकाल सकते हैं जी। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी। अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पे टोटल वर्क जो है वो 60 यूनिट्स का है, तो फर्स्ट वाला जो है वो 30 मिनट्स ले रहा है, तो 2 यूनिट एफिशिएंसी है जी। सेकंड 20 मिनट्स ले रहा है जी, तो 3 यूनिट एफिशिएंसी है, और थर्ड जो है वो 10 मिनट ले रहा है, तो 6 यूनिट एफिशिएंसी रहेगी। तीनों को एक साथ स्टार्ट किया है जी ए बी सी को, और पी क्यू आर सोल्यूशन जो है वो ये रिलीज कर रहे हैं। तो आर की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी 3 मिनट्स के बाद। यानी अगर आर की मैं बात करूं जी, आर 6 यूनिट्स 1 मिनट में डाल रहा है, तो अगर 6 यूनिट 1 मिनट में डाल रहा है तो 3 मिनट में बेसिकली 18 यूनिट्स डालेगा जी। अब ये 18 यूनिट जो है वो टोटल का, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ आर इन द लिक्विड आफ्टर 3 मिनट्स, यानी 3 मिनट के बाद जी तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी 6 और 3 9 और 2 11, तो 11 को 3 गुना किया तो आएगा जी 33। यानी अगर तीनों चलती हैं तो 33 यूनिट भरता है, और सिर्फ आर की बात करो तो 3 मिनट में 6 गुना 3 यानी 18। तो अगर आप सिंप्लीफाई करो जी, 3 6 18, 3 11 33, तो 6/11 आपका आंसर रहेगा जी। ऑप्शन नंबर बी है जी करेक्ट। चलिए जी और आगे चलते हैं जी। 25% ऑफ अ नंबर इज मोर देन 18% ऑफ 650 by 19। तो किसी नंबर का 25%, मान लेता हूं जी x का, लेस या मोर का मतलब होता है जी डिफरेंस है, ज्यादा है। 25% किसी नंबर का ज्यादा है, उसी नंबर के 18% से, 18% किसका जी, 650 का, 650 के 18% से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है जी, दैट विल बी 90। तो एक बार इक्वेशन चेक करो जी, 650 का अगर मुझे 18% निकालना है तो इसका 20% रहेगा जी 130, और इसका 2% रहेगा जी 13, और अगर मैं 20 में से 2% माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा जी 18%, और वो रहेगा जी आपका 117। लो जी एक बार चेक करना जी, यानी 117 जो है वो यहाँ पे 650 का 18% है। उधर ले जाते हैं जी, सॉल्व कर लेते हैं। यानी 117 में 19 जुड़ेगा जी, 1117 प्लस रहेगा जी 19। 117 में अगर मैं 19 जोड़ूं जी, 117 128 और 127 और 137, एक कम कर लेते हैं जी 136, यानी 136 जो है वो उस वैल्यू का 25% आ गया जी। तो 136 को बेसिकली 4 गुना करना है जी, 1/4 अगर ये है तो आपके पास आंसर रहेगा जी। अगर मैं सॉल्व करूं 6 into 4 24 जी, 13 into 4 52, 53 54, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता था। स्टेप्स को मेंटेन करते चलते हैं जी, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। द प्राइस ऑफ अ कुकिंग ऑयल इज इंक्रीज बाय 25%। 25% का मतलब होता है जी 1/4 है। प्राइस जो है वो 4 से बेसिकली इंक्रीज होके 5 हुआ है। द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दैट फैमिली यूज द कुकिंग ऑयल इज सो नॉट इंक्रीज टू एक्सपेंडिचर। यानी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है जी, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट होता है तो प्राइस को रिलेट करते हैं जी, रिवर्स करके कंजम्पशन ले लेते हैं कि अगर मैं पहले 5 लीटर्स कुकिंग ऑयल यूज करता था तो मैंने सिर्फ 4 लीटर कुकिंग ऑयल यूज किया है। तो अगर कंजम्पशन 5 से 4 हुई है तो बेसिकली हिस्सों में अगर आप चेक करो जी, एक हिस्सा गिरी है, और किससे गिरी है जी, 5 से। तो मेरा आंसर रहेगा जी 1/5। 1/5 का मतलब है जी 20% करेक्ट आंसर है जी। चलिए जी कंटिन्यू करते हैं जी। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर जो है वो आपके पास 4√2 है।
डायगोनल का मतलब होता है जी x√2, डायगोनल का मतलब होता है जी x√2, यानी अगर x√2 की वैल्यू जो है वो 4√2 है, तो यहां से अगर आप कंपेयर करो तो x की वैल्यू सीधे सीधे 4 आ रही है। अब x का मतलब है उस स्क्वायर की साइड है, अगर उस स्क्वायर की साइड जो है वो 4 होती है तो इसका मतलब उसका एरिया जो है वो 16 होगा जी। क्वेश्चन ये कह रहा है जी मुझे दूसरे डायगोनल निकालना है दूसरे स्क्वायर का जिसका एरिया जो है वो इसके एरिया से एग्जैक्टली डबल है। द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल ऑफ दैट ऑफ द स्क्वायर, यानी इससे डबल है जी। तो डबल होने का मतलब है जी उसका एरिया जो है वो 32 होगा जी, और 32 का मतलब है जी 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 का मतलब है अगर आपने इसका डायगोनल निकालना है तो पहले तो साइड निकाल लेते हैं जी। यानी अगर मैं साइड की बात करूं, मान लेते हैं जी इसकी साइड जो है वो y है जी, सेम नहीं रखते, इसकी साइड जो है वो आपकी y है जी, मान लेते हैं y है जी। तो 16 गुणा 2 का मतलब है जी 4√2 जो है वो आपके पास साइड आ रही है। अब साइड अगर 4√2 है तो डायगोनल के लिए साइड को ही हम मल्टीप्लाई करते हैं √2 से। तो अगर 4√2 को आप √2 से अगेन मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट रहेगा जी आपके पास 4 इंटू 2, दैट विल बी 8 सेंटीमीटर्स। चलिए जी इसी के साथ चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 4 मीटर्स। एक सिलेंड्रिकल पिलर है जी जिसका बेस का डायमीटर जो है वो मेरे पास गिवन है 4 मीटर्स का। अब डायमीटर अगर 4 मीटर्स है तो रेडियस जो है वो 2 होगा जी। चलिए जी हाइट जो है उसकी 21 है जी, तो ये मान लेते हैं जी उसकी हाइट है, और ये हाइट जो है वो आपके पास 21 है जी। Then the cost of constructing the pillar at a rate of 1.5 पर क्यूबिक मीटर। चलिए जी सबसे पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं जी, मुझे इसको देखना है कि कितना प्राइस इस पे टोटल कॉस्ट कितनी आई है 1.5 रुपए के हिसाब से। तो चलिए जी अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो एरिया ऑफ बेस, सर्कल का एरिया रहता है जी पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7। रेडियस की बात करें जी 2 आर स्क्वायर, इनटू किया जाता है जी हाइट से, यानी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट विल बी 21। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये बनता है जी 7 इंटू 3 21, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 11 264। चलिए जी 264 है जी। अब रेट देख लेते हैं जी, 1.5 रुपए के हिसाब से जो है वो खर्चा है। 1.5 रुपए का मतलब है जी 3/2, और 2 से अगर आप डिवाइड करो तो 232, 3 गुना कर लेते हैं जी 3 इंटू 2 दैट विल बी 6, 13 इंटू 3 39, यानी 396 जो है वो आपका टोटल कॉस्ट रहेगा जी। ऑप्शन नंबर ए है जी। चलिए जी स्टूडेंट जो है किसी क्लास में 3 क्लासेस में 2 3 5 हिस्सों में है, अगर हर क्लास में 20 स्टूडेंट जो है वो इंक्रीज किए जाते हैं, अगर रेशियो के अंदर कॉमनली इंक्रीज किया जाता है, सभी चीजों के अंदर सेम इंक्रीज किया जाता है, तो वहां पे रेशियो पार्ट का इंक्रीज सेम होता है जी। तो चलिए जी सबसे पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर 2 से 4 हुआ है तो हिस्से में 2 बढ़ा है जी, 3 से 5 हुआ है तो हिस्से में 2 बढ़ा है, 5 से 7 हुआ है तो हिस्से में 2 बढ़ा है, यानी हिस्सों में एग्जैक्टली 2। अगर एक्चुअल में 20 स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो 2 हिस्से अगर 20 हैं तो एक हिस्से की वैल्यू डेफिनेटली 10 होगी। एक हिस्सा 10 है तो बिफोर इंक्रीज बताना है जी मुझे। बिफोर इंक्रीज का मतलब है जी टोटल हिस्से देख लेते हैं, यानी 5 और 5 का मतलब है जी 10। एक हिस्सा अगर 10 है तो 10 हिस्से का मतलब है जी डेफिनेटली आंसर जो है सी ऑप्शन, दैट विल बी 100 स्टूडेंट्स। द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज होती है जी 3-3 साल के हिसाब से। अगर एक पर्सन जो 36 साल का है उसको नए पर्सन से हम रिप्लेस करते हैं जी, तो मान लेते हैं जी मेरे पास 8 नंबर ऑफ पर्सन है, ये मान लेता हूं जी मेरे पास 8 नंबर ऑफ पर्सन है। कह रहे 8 नंबर की एवरेज जो है वो 3-3 साल के हिसाब से इंक्रीज होती है। एवरेज का मतलब है जी एक के अकॉर्डिंग चल रहा है, कि अगर एक पर्सन 3 साल तो ये भी पर्सन 3 साल, ये भी पर्सन 3 साल, यानी हर पर्सन जो है वो 3-3 साल का इंक्रीज करता है। अगर एक पर्सन जो 36 साल का है उसकी जगह एक नया पर्सन आता है, तो चलिए जी मान लेता हूं जी नया जो पर्सन गया है उसकी एज गिवन है 36 साल है। अब देखो अगर मैं कहूं 36 साल वाला पर्सन जो है वो रिप्लेस हुए 36 साल वाले पर्सन से ही, तो दैट मींस एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही, डिक्रीज हुआ है उतना ही वापस आ गया। तो अगर वो ये कह रहा है जी 3-3 साल जो है वो बड़े हैं, तो डेफिनेटली जो नया पर्सन आएगा वो इससे ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा कि उसने बेसिकली 8 नंबर ऑफ पर्सन को 3-3 साल के हिसाब से इंक्रीज किया, तो बेसिकली 36 से 24 ज्यादा होगा। तो 36 से 24 ज्यादा का मतलब है जी 60 साल का रहेगा जी। चलिए जी दो साइकिलिस्ट हैं जी ए से बी, सेम प्लेस सेम टाइम, ऑन गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है जी, एक साउथ की तरफ जा रहा है 18 और 20 की स्पीड से।
व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 95 किलोमीटर्स अपार्ट। दो पर्सन एक दूसरे से अगेंस्ट जा रहे हैं, स्पीड जो है इनके 18 और 20 की है, 95 किलोमीटर दूर जो है वो कितने टाइम बाद होंगे। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है जी कितने टाइम बाद होंगे, तो टाइम का मतलब होता है जी डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है। अब डिस्टेंस उनके बीच का डिस्टेंस होगा जी 95 किलोमीटर्स का, और स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव होती है। तो रिलेटिव स्पीड की बात करें जी 20 और 18 का मतलब है जी 38 आएगा जी। चलिए जी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आपके पास बन रहा है जी 19 5 जा 19 2 जा, तो 5/2 का मतलब है जी 2.5 घंटे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है जी आपका। तो ये था जी इस बार का मॉक टेस्ट। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस क्लियर होंगे। तो इसी के साथ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहिए जी, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. So guys, आपने मॉक देखा होगा इस बार, मॉक काफी इजी आया है. Let us just find it out what we have in store over here. सबसे पहले आपके पास आपको one of the most nearly same print करना है जो आपको लगता है कि सिमिनोनिम है इसके साथ. क्वेश्चन है the surreptitious movements of a long figure among the dunes filled with villagers with curiosity and awe. तो सरप्टियस का मतलब हो जाता है सीक्रेटिव, समथिंग दैट इज सीक्रेटिव. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मुंबई इज द टर्मिनस ऑफ द वेस्टर्न रेलवेज. वेस्टर्न रेलवेज का टर्मिनस है, मतलब वहां खत्म हो जाती है रेलवेज. तो वी कैन से द लास्ट स्टॉप. अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स इज कॉल्ड ग्रेनरी. फिर से अब आपको एरर निकालना है, वो देख लेते हैं. No effort has been made at all to cash in on. Cash in on का मतलब क्या हो जाता है? Cash in का मतलब हो जाता है, मतलब बेसिकली उस चीज को दोबारा जो खराब हो गई है उसको दोबारा से रिकैप करना. नेक्स्ट एरर है फिर से. We got everything ready for all of them long before they arrived. उनके आने से पहले रेडी हो गया था ना. We know that this is already in past. ये पास्ट का पास्ट हो गया तो it should be we had got. तो आंसर हो जाएगा 1. अभी he looks more depressed than her but I don't know the reason. Than she, या करिए, आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि जब आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन का कंपैरिजन दिखे तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ ही जाना चाहिए दोबारा. नेक्स्ट, ये एक तरह से सेंटेंस इंप्रूवमेंट है. Who does not grasp the recently formed Commonwealth of Independent States? Who does not know, किसको नहीं पता है. When we came out of the cinema, it was falling with rain. No, it was pouring. बारिश हो रही थी means it was pouring. यहां पर देखिए जरा, आपके पास रीअरेंजमेंट है तो क्या बन जाएगा, ये देखिए. she leaned over called down, she leaned over what had, कि she leaned over the stairs. stairs तो आएगा ही, SR तो आएगा, ये रे दो ऑप्शन. she leaned over the stairs and called down to ask what had happened, and what had happened called down तो नहीं होगा तो PQ हो जाएगा. तो SRPQ, which means answer is number 3. ये बहुत लॉजिकली फॉर्म कर सकते हैं. अगला देखिए जरा, heroines considered the early generations now seem hopelessly out of touch, attractive by. अब देखो जरा, अब यहां से आप इसको देखोगे तो आपको देखते ही पता लग जाएगा ये डायरेक्ट फॉर्मेशन चल रही है ना. अब डायरेक्ट फॉर्मेशन में आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि आपका सब्जेक्ट कहां है. ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये हो सकता है और ये हो सकता है. तो इतना तो पता पी से स्टार्ट होगा या क्यू से, बट यहां पर क्यू का ऑप्शन ही नहीं है तो ये कट गया. इतना तो पता लग गया आपको ये सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा. अब देखिए, हीरोइंस कंसिडर्ड से स्टार्ट हो गया. हीरोइंस कंसिडर्ड से स्टार्ट होके मेरे को पता लग गया हीरोइंस कंसिडर्ड के बाद सेंटेंस स्टार्ट होगा. हीरोइंस कंसिडर्ड द अर्ली जनरेशंस नाउ सीम नो. अच्छा, पीक्यू, फिर से पीक्यू आ गया, नो. पीएस, हीरोइंस कंसिडर्ड अट्रैक्टिव बाय, अब देखो पीएस आया, द अर्ली जनरेशन नाउ सीम होपलेसली आउट ऑफ टच. तो जो उनके द्वारा की जाती थी अट्रैक्टिव, वो अब आउट ऑफ टच चल रही हैं. तो ये इस हिसाब से हो जाएगा. अब यहां देखिए, यहां पे मीनिंग ऑफ द फ्रेम बताना था. ड्रॉइंग द लो बो बता देता हूं, इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया है. ही इज इंक्लाइंड टू ड्रॉ द लॉन्ग बो. इसका मतलब हो जाता है ही इज इंक्लाइंड टू एग्जैगरेट थिंग्स अंडर. उसको आदत है थिंग्स को खींचने की. नेक्स्ट फिर से ईडीएम आया है, द आर्म्ड फोर्सेस इट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट प्रिविलेज टू डाई इन हार्नेस. इसका मतलब आप काम करते करते चले जाते हैं, मतलब आपने सेवा पानी नहीं कराया. गो ऑन वर्किंग टिल डेथ. There we go with it. I hope you enjoyed it. Thank you.